हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज नए वर्ड्स हम देखेंगे और फिर बाद में एडिटोरियल पे जाएंगे। उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी एक हफ्ता होते आ रहा है, 12 अगस्त से एक नई फाउंडेशन की बैच शुरू हो चुकी है। एडमिशन अभी भी इस बैच में देना शुरू है। एडवांस की बैच कल ही शाम में 5:30 से 8 बजे तक यानी 20 अगस्त को 5:30 से 8 बजे तक की नई बैच वो भी शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको लगता है कि एग्जाम की लेवल पे आपको इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस ये सब सीखना है तो दिस बैच इज फॉर यू। ठीक है, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास। क्या है हमारे पास आज पहला वर्ड? द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे टू डिस्कस इज कजोल ना। कजोल, कजोल करना, दिस इज अ वर्ब बेसिकली, है ना। आप किसी चीज को कजोल करते हो, बेसिकली कजोल करना मतलब मनाना होता है, ठीक है, या बेसिकली पुचकारना किसी को बहुत लाड़ दुलार से पीछे लग लग के किसी को अगर किसी चीज के लोग आप मनाते हो तो उसे कजोल करना कहते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द सेंटेंस। क्या दिया है? शी ट्राइड टू कजोल हर फ्रेंड इनटू गोइंग टू द पार्टी। कजोल हर फ्रेंड into going to the party despite his reluctance। उसका दोस्त आने के लिए तैयार नहीं था, उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने क्या किया? उसको कजोल किया। into going to the party यानी कजोल किया मतलब बहुत लाड़ प्यार से दुलार से उसे मनाया। तो कजोल का मतलब क्या होगा? लाड़ प्यार से दुलार से किसी को मनाना, पीछे लग लग के मनाना। ठीक है, देखो मीनिंग, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड कोक्सिंग और फ्लैटरी। किसी को मनाने की कोशिश करना। टू परसुएड समवन, परसुएड का मतलब होता है मनाना। परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय कोक्सिंग। कोक्सिंग का मतलब लालच देके ना, कुछ तो भी दे के मनाना है, कर लो फिर मैं ऐसा करूंगा फिर मैं वैसा करूंगा, इट इज लाइक कोक्सिंग। या फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब बहुत किसी की तारीफ करके, ऐसे तारीफ करना जैसे किसी को गने के झाड़ पे चढ़ाना, तो ऐसे उसे कहते हैं फ्लैटरी। फ्लैटरी करके, लालच देके, कुछ भी करके किसी को मनाना लाड़ से दुलार से, तो दैट इज कजोलिंग। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे इसके? कोक्स करना, यहीं पे आपने कोक्सिंग ये वर्ड देखा, कोक्स। परसुएड करना मतलब मनाना। वीडल करना, वीडल अगेन मीन्स टू परसुएड समवन बाय कोक्सिंग, किसी को कोक्स करके वीडल करना। वीडल करना मतलब मनाना उसको, है, किसी को कहेंगे परसुएड करना। सेम मीनिंग का वर्ड है वीडल। एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम का डिसुएड करना, यानी कोई किसी को क्या कहते हैं, किसी को जाने के लिए मनाने से अच्छा किसी को डिसुएड करना। नहीं यार मत जाओ, ऐसा मत करो, अरे देना ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है वहां जाके, कुछ नहीं होने वाला, इसे कहते हैं हम डिसुएड करना। यानी उसकी जाने की इच्छा भी होगी तो भी उसको ना जाने के लिए मनाना, दैट इज कॉल्ड डिसुएड करना। ठीक है, डिस्करेज करना या डेटर करना। डेटर अगेन इज stopping someone from doing something by giving him reasons, to stop someone by telling him that there is no point in going। ऐसे करके अगर किसी को ना बोलना है तो उसे कहेंगे हम डेटर करना। समझ गए कजोल का मतलब? कजोल का मतलब होता है मनाना, बहुत पुचकारना और मनाना। ठीक है, चलें नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑस्टर, ऑस्टियर। ठीक है, ऑस्टर या ऑस्टियर। ऑस्टियर बेसिकली क्या कहेंगे हम? ऑस्टियर इज बेसिकली ऐसी चीज होती है जिसमें एक व्यक्ति ऑस्टियर हो सकता है, कि ऑस्टेरिटी वैसे हो सकती है। ऑस्टियर होगा मतलब क्या करेगा वो, कि बहुत एक्स्ट्रो, उसके रूल्स अपने लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति होता है, अपने बनाए हुए रूल्स को, प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और उसमें कंफर्ट नहीं देखता बिल्कुल। यानी कितना भी अनकंफर्टेबल काम हो, डिस्कंफर्ट उसको कितना भी हो, फिर भी वो अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। ऐसा व्यक्ति को हम ऑस्टियर कहेंगे। साधु या संत जो होते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा कि वो अपने लिए जो नियम बना लेते हैं उस नियम का पालन बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं और फिर वो कंफर्ट के बारे में नहीं सोचते, तो ऐसे व्यक्ति को हम ऑस्टियर कहेंगे। ठीक है ना, तो ऑस्टियर कहेंगे मतलब ऑस्टियर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि व्यक्ति के बारे में, या यहाँ पे इस केस में लाइफस्टाइल के बारे में ऑस्टियर ये वर्ड बता रहा है। देखो सेंटेंस क्या बोला है, द मॉन्क्स ऑस्टियर लाइफस्टाइल। मॉन्क मतलब संत का। द मॉन्क्स ऑस्टियर लाइफस्टाइल इन्वॉल्व मिनिमल कंफर्ट्स एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन।
तो डिसिप्लिन बहुत था और कंफर्ट्स बिल्कुल नहीं। तो मतलब क्या होगा ऑस्टियर का? सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर, एटीट्यूड और अपीयरेंस। एक तो एकदम स्ट्रिक्ट रहना, अपने डिसिप्लिन में रहना, एंड हैविंग नो कंफर्ट्स और लग्जरीज, कंफर्ट और लग्जरी की अपेक्षा किए बिना या उससे दूर रह के खुद के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलना, दैट इज ऑस्टियर। क्या ऐसे करने वाले व्यक्ति को या ऐसे लाइफस्टाइल को हम ऑस्टियर कहेंगे। ठीक है, उसी के लिए जो नाउन है ऑस्टेरिटी हो गया। सिनोनिम क्या होगा इसका? स्टर्न। स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, स्टर्न। हार्श, हार्श इज इन निगेटिव सेंस। स्टर्न मतलब डिसिप्लिन इज पॉजिटिव, हार्श इज निगेटिव, रफ थोड़ा सा, यानी जिससे तकलीफ हो, दैट इज हार्श। असेटिक, असेटिक यानी साधु जैसे होते हैं ना, कि वो अपने नियम खुद को बना लेंगे। असेटिक रहना यानी दुनिया से अलग थलग अपने रूल्स फॉलो करेंगे और कंफर्ट से दूर रहेंगे, वो ऐसे रहने वाले को एसेटिक कहते हैं हम लोग। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इंडल्जेंट, जिसको हर चीज का हिस्सा होना है, हर चीज चाहिए, उसे कहेंगे इंडल्जेंट, तो हर चीज में इंडल्ज हो। लग्जूरियस, लग्जरियस या लीनियंट, लीनियंट मीन हाँ ठीक है चलो कर लो, हाँ ये भी चलेगा वो भी चलेगा, दैट इज लीनियंट, सब चलता है वाला लीनियंट होता है व्यक्ति। लग्जरियस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको सारे सारे जितनी वो क्या है ना, मोह है, माया है, सब चीज चाहिए, वो लग्जरियस हो गया। समझ गए यहाँ तक? ऑस्टियर का मतलब समझ गए? संत या साधु की लाइफस्टाइल जो होगी वो ऑस्टियर लाइफस्टाइल होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात बताना, बहुत कम वर्ड्स में, लेकिन जितने चाहिए उतने वर्ड्स होने चाहिए उसमें। कम और परफेक्ट, जितने चाहिए उतने वर्ड्स में अपनी चीज को बताना, बोले तो ब्रेविटी बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्रेविटी इज नाउन, है ना, क्योंकि उस चीज का नाम है वो। कम वर्ड्स में अपनी बात को बताना या लिखना, इसे कहेंगे ब्रेविटी। द प्रोफेसर अप्रिशिएटेड द ब्रेविटी ऑफ स्टूडेंट्स एसे। स्टूडेंट का जो एसे था उसकी ब्रेविटी को बहुत अप्रिशिएट किया प्रोफेसर ने। ठीक है, मतलब क्या है ब्रेविटी का? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। कंसाइज मतलब लिमिटेड, टू द पॉइंट, है ना, और एग्जैक्ट जितने चाहिए थे उतने यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और इन। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कंसाइजनेस मतलब लिमिटेड, टू द पॉइंट। ससिंक्टनेस, ससिंक्टनेस का मतलब क्या होगा? अगेन टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, जितना चाहिए उतना, और सेम वर्ड है टर्सनेस। टर्स का मतलब भी होता है एग्जैक्टली टू द पॉइंट, जितनी जरूरत है उतना, दैट इज टर्स। राइट, तो ये तीनों का मतलब मोर और लेस सेम है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? वर्बोसिटी, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं। वर्डीनेस या वर्डी, वर्डी ये भी वर्ड हम लोग देख चुके हैं पहले, जिसमें बहुत ज्यादा वर्ड हो। या लेंदीनेस, यहाँ पे सब जगह नेस नेस क्यों लगाया है? नेस लगाया है, यहाँ पे ईटी लगाया है, वाई? बिकॉज इट्स अ नाउन। तो नाउन का जो सिनोनिम या एंटोनिम होगा वो नाउन ही रहेगा। नहीं तो यहाँ पे कंसाइज यूज कर सकते थे, पर कंसाइज नेस यूज किया, वाई? बिकॉज नाउन का सिनोनिम शुड बी नाउन ओनली। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जब हम ऑप्शंस देख रहे होते हैं ना, कोई वर्ड हमें दिया है, उसका सिनोनिम ढूंढना है, उसका एंटोनिम ढूंढना है, तो अगर उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता रहे तो आप उसी पार्ट ऑफ स्पीच वाले वर्ड्स को पहले फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच अलग नहीं होंगे, उसके पार्ट ऑफ स्पीच सेम रहेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कोपियस। कोपियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, समथिंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नंबर से क्वांटिटी में होना कोपियस होता है। ठीक है, देखो सेंटेंस पढ़ो। She took copious notes during the lecture. उसने बहुत सारे नोट्स लिए लेक्चर के समय पे। नोट्स लेना है ना, कोई लेक्चर दे रहा है, उसके आप नोट्स ले रहे हो, तो कितने नोट्स लिए? बहुत सारे। कोपियस मतलब इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा। क्या मतलब है इसका? एबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी। एबंडेंट का मतलब टू मच, बहुत ज़्यादा, है ना, वेरी हाई। सिनोनिम क्या होगा इसका? प्लेंटीफुल, अगेन एम्पल, या प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज ये भी वर्ड हमने एक वर्ड के सिनोनिम में ही सुना है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली।
प्रोफ्यूजली यानी बहुत ज़्यादा खून उसके शरीर से जा रहा था, तो उसे कहेंगे हम प्रोफ्यूज। एंटोनिम क्या होगा इसका? स्कार्स, कम कम, स्पार्स। स्पार्स और स्कार्स में डिफरेंस है। स्कार्स मतलब बहुत कम, स्पार्स मतलब अगेन कम बट इट इज मोर सेपरेटेड, बहुत दूर 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 रखा हुआ स्पार्स है। मीगर, मीगर मतलब अगेन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम, निग्लिजिबल क्वांटिटी को कहेंगे हम मीगर। समझ गए? कोपियस, कोपियस मीन्स इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। चलो नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डेफरेंस। डेफरेंस, अभी डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। किसी को बहुत हम्बल तरीके से अगर आप किसके पैर पड़ते हो, रिस्पेक्ट देते हो, मान सम्मान करते हो किसी का, उसे कहते हैं डेफरेंस। हमने एक वर्ड देखा है डेफर नाम से, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो। अभी डेफर नाम से हमने एक वर्ड देखा है, और डेफर के हमने दो मतलब देखे थे। एक मतलब तो था कि आगे ढकेलना, मतलब पोस्टपोन करना, ठीक है, ये एक वर्ड ऑलरेडी देखा है हमने। दूसरा वर्ड देखा है हमने डेफर का, किसी के साथ मत भिन्नता होना, है ना, यानी वी हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसे कहते हैं हम डेफर। तो ये दो मीनिंग्स हमने ऑलरेडी डेफर के देखे हैं। ये डेफर नहीं है, लेकिन दिस इज डेफरेंस, इट हैज कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, इसका पूरा मतलब अलग है। देखो सेंटेंस में, ही शोड डेफरेंस टू द एल्डरली वुमन बाय ऑफरिंग हिज सीट। एक एल्डरली वुमन वहां पे ट्रेन में, बस में, कहीं तो भी आई और उसने उसको, या फंक्शन में किसी, और उसे उसने हम्बली रिस्पेक्टफुली क्या किया, अपनी सीट उनको दे दी। तो क्या हुआ, उसने रिस्पेक्टफुली दी, उसने क्या शो किया, उनको रिस्पेक्ट शो, मान दिया, सम्मान दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, मान सम्मान देना, किसी की रिस्पेक्ट करना। क्या होगा मीनिंग इसका? हम्बल, सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। हम्बल रहना, एकदम सबमिट करके रिस्पेक्ट देना, नहीं आप बड़े, ये आपका मान है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका? रिस्पेक्ट, रिगार्ड या कंसिडरेशन, ये कंसिडर भी करना हो गया उसमें। इज ओल्ड, ही नीड्स टू सिट। एंटोनिम क्या होगा इसका, बताओ? डिसरिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट है तो यहाँ डिसरिस्पेक्ट हो गया, रिगार्ड का डिसरिगार्ड हो गया, कंसिडरेशन की जगह डिफायंस। डिफायंस, डिफायंस का मतलब क्या होता है? ना कह देना, ना, नहीं, आप कुछ भी बोलो, हर चीज को नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है, दिस इज कॉल्ड डिफायंस, है ना। बच्चों को बहुत बार बोलते हो ना, अरे वो पानी ला के दो, नहीं लाना है, दैट इज डिफायंस। आपने जो रूल्स बनाए, जो फॉलो करने का है, वो आगे वाला नहीं कर रहा है, तो वो आपको डिफाई कर रहा है, उसी का नाउन है डिफायंस। समझ गए वर्ड? तो डेफरेंस मतलब हम्बली सबमिट करना, रिस्पेक्ट करना, दैट इज डेफरेंस, ठीक है। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इल्यूसिडेट। मस्त वर्ड है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, समझाना। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इल्यूसिडेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड इन डिटेल। इल्यूसिडेट मतलब एक्सप्लेन करना। देखो, द टीचर tried to elucidate the complex concept for the students। एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश टीचर कर रहा था या कर रही थी, ठीक। तो मीनिंग क्या है इसका? टू मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन, बस यही वर्ड है। इल्यूसिडेट का मतलब है डिटेल में किसी चीज एक्सप्लेन करना। सिनोनिम क्या होंगे इसके? क्लैरिफाई, एक्सप्लेन या इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मतलब किसी चीज पर प्रकाश डालना, किसी चीज पे ध्यान आकर्षित करना, प्रकाश डालना और आपको समझाना, दैट इज इल्यूमिनेट, ठीक है। आपके दिमाग में प्रकाश पड़ना चाहिए, इसलिए उस कंसेप्ट पे प्रकाश डालना और अच्छे तरह से समझाना, दैट इज इल्यूमिनेट, ठीक है। एग्जैक्टली सेम मीनिंग नहीं है इल्यूसिडेट और इल्यूमिनेट का, दे आर मोर और लेस सिमिलर। एंटोनिम क्या होगा इसका? एक तो समझाना, ये हो गया इल्यूसिडेट। दूसरा कंफ्यूज कर देना पूरी तरह, फिर एंटोनिम कंफ्यूज, ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर या कॉम्प्लिकेट। कंसेप्ट को क्लियरली समझाने के बजाय उसको और कॉम्प्लिकेट कर देना, पहले नहीं समझ रही थी और गड़बड़ हो गई, दैट इज कॉम्प्लिकेट, ठीक।
चलो क्लियर हो गया, इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट मतलब समझाना। चलो नेक्स्ट वर्ड इज नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्यों इंटरेस्टिंग है पता है क्या? क्योंकि नॉन प्लस्ड में से अगर आप नॉन को हटा दो तो प्लस्ड बचेगा, जो नॉन प्लस्ड का एंटोनिम होना चाहिए ना। प्लस्ड शुड बी एंटोनिम ऑफ नॉन प्लस्ड, लेकिन प्लस्ड का भी मोर और लेस मीनिंग वही है जो नॉन प्लस्ड का है। प्लस्ड का कोई अलग सी मीनिंग नहीं है, नॉन प्लस्ड ही वर्ड है, लेकिन बहुत बार वर्ड नॉन प्लस्ड की जगह प्लस भी बोल देते हैं, प्लस्ड, और वो उसका प्लस से कोई लेना देना नहीं है, ये प्लस से कुछ लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। हाँ, तो नॉन प्लस्ड बेसिकली मीन्स इतना सरप्राइज होना कि क्या रिएक्शन दूं यही समझ में नहीं आना, है ना। किसी ने इतना आपको सरप्राइज कर देना कि अब सरप्राइज तो हो गए, लेकिन वो सरप्राइज पे रिएक्ट कैसे करना है अब ये भी नहीं समझ रहा आपको, अब इतने सरप्राइज हो, यानी हंसू रो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा सरप्राइज होना यानी नॉन प्लस्ड। देखो सेंटेंस देखो, ही वॉज नॉन प्लस्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान उसे ऐसा सवाल पूछ लिया कि वो ऐसा सरप्राइज हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि अब इस पर रिएक्ट कैसे करूं, तो इंटरव्यू में बैठा था, ठीक है। तो ऐसे रिएक्ट नहीं करने जितना सरप्राइजिंग चीज को क्या कहेंगे हम, नॉन प्लस्ड। क्या मीनिंग है देखो, सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड सो मच दैट वन इज अनश्योर ऑफ हाउ टू रिएक्ट। रिएक्ट कैसे करना यही नहीं पता, ठीक है, इतना सरप्राइज हो जाना, दैट इज नॉन प्लस्ड। क्या होंगे सिनोनिम? कंफ्यूज, bewildered मतलब सरप्राइज्ड एंड अगेन यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब भी होता है कंफ्यूज हो जाना। bewildered भी बेसिकली कंफ्यूजन से रिलेटेड है। एंटोनिम अनफेज्ड, है ना। फेज का मतलब होता है किसी चीज से डगमगा जाना, अनफेज्ड मतलब स्थिर रहना, कुछ फर्क नहीं गिरा आपको, कुछ हुआ नहीं हुआ कुछ लेना देना, यू आर अनफेज्ड, ठीक है। कंपोज्ड एकदम शांत रहना, स्थिर रहना, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं। क्लियर हेडेड, अपने दिमाग में अपने कंसेप्ट क्लियर होना, किसी ने कुछ इतना भी नॉन प्लस्ड होने की कोशिश करे, कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आप नहीं होंगे, दैट इज क्लियर हेडेड, ठीक है। चलो, पर नॉन प्लस समझ गया क्या? नॉन प्लस मतलब क्या? ऐसा सरप्राइज होना कि यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, इतना सरप्राइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड इज डीबंक। आपको बंक ये वर्ड पता है, अभी डीबंक सीखने का टाइम आ गया है। डीबंक करना मतलब किसी चीज को नकारना, सिर्फ नकारना नहीं, तो वो चीज गलत है करके पहले उसको एक्सपोज करना और फिर नकारना, बराबर। जैसे अगर कोई व्यक्ति ने कोई एक थ्योरी दे दी, अब आप हो साइंटिस्ट, आपको लगता है वो जो थ्योरी दी है वो गलत है, तो आप वो पहले एक्सपोज कर रहे हो पॉइंट से कि ये थ्योरी गलत कैसे है, और फिर को नकार रहे हो कि ये देखो ये कारण है जिसकी वजह से ये थ्योरी गलत है, तो यू हैव डिबंक्ड दैट थ्योरी। किसी चीज को गलत बता के उसको नकारना, दैट इज कॉल्ड डिबंक, ठीक है। देखो सेंटेंस पढ़ो, द साइंटिस्ट वर्कड टू डिबंक द मिथ्स। मिथ्स मतलब अफवाहें, इसकी अफवाहें सराउंडिंग द न्यू डाइट फैड। एक नया ही डाइट का फैड आया और वो डाइट का फैड सबको लगने लगा ये ऐसा डाइट करे तो वेट कम होगा, पर साइंटिस्ट ने मेहनत की और मेहनत करके क्या किया, वो जो नया डाइट का फैड आया था उससे रिलेटेड जो अफवाहें थी उनको क्या कर दिया, डिबंक कर दिया। मतलब पहले तो बताया कि उसमें गलत क्या क्या है और वो गलती बता के उसको रिजेक्ट किया, कर दिया, दैट इज डिबंक, ठीक है। देखो मीनिंग, टू एक्सपोज द फॉल्सनेस और हॉलोनेस की जो भी मिथ है या जो भी थ्योरी है वो एकदम गलत है, एक तो गलत है और उसमें निराधार है, हॉलो है ना, उसमें कोई आधार नहीं है, ऑफ मिथ आइडिया और बिलीफ, और उसको रिजेक्ट कर देना। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिसअप्रूव, रिफ्यूट। डिसअप्रूव तो आपको पता है, रिफ्यूट मतलब जवाब देना, रिबटल, जवाब देना और जवाब देके नकारना, दैट इज रिफ्यूट।
इनवैलिडेट, कि वो वैलिडेट नहीं है, सही नहीं है, गलत है, ये बताना इज इनवैलिडेट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कंफर्म करना कि नहीं आपने जो बोला वो सही है, आपने जो बोला वो गलत है बताना बोले तो डिबंक कर देना, रिजेक्ट करना बोले डिबंक कर देना, एक्सेप्ट करना, कंफर्म करना, वैलिडेट करना या ऑथेंटिकेट करना, ये हो गए उसके एंटोनिम। क्लियर? समझ गया? डिबंक, अंडरस्टूड। चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फेंड। आई थिंक दिस इज द लास्ट वर्ड वी हैव फॉर टुडे। फेंड। आपने बचपन में फेन किया होगा, मतलब बीमार होने का नाटक किया होगा ताकि आपको स्कूल ना भेजा जाए। तो बीमार होने का जो नाटक करना होता है उसके लिए कितना बढ़िया सा वर्ड है, देखो, पेन करना। फेन करना मतलब बीमार होने का नाटक करना, इसे कहते हैं फेन करना। देखो, ही फेन्ड इलनेस टू अवॉइड अटेंडिंग दी मीटिंग। मीटिंग अटेंड करने से बचने के लिए उसने इलनेस को फेन किया, मतलब नाटक किया इलनेस का। हाँ, तो नाटक करना, बीमार होने का नाटक करना, इसे कहते हैं फेन्ड। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग टू प्रिटेंड टू बी अफेक्टेड बाय फीलिंग स्टेट और इंजुरी। किसी चीज का नाटक करना बेसिकली फेन करना होता है। सिनोनिम, प्रिटेंड, जानबूझकर ऐसे बीमार जैसे एक्टिंग, सिमुलेट करना या फेक करना। ठीक है, फेक करना तो मालूम है को, फेक गलत है। नेक्स्ट एंटोनिम, नकल करना, फेक करना मतलब। एंटोनिम क्या होंगे इसकी? जो सही है वो बता देना, रिवील करना, आपको जैसा लग रहा है एग्जैक्टली वैसे बताना, शो करना या एक्सपोज करना। ठीक है, तो दीज आर दी 10 वर्ड्स दैट वी हैव सीन। आज आपको बता रहा हूं मैं, आई एम गिविंग यू 10 आउट ऑफ 10 आई गिव यू 3 वर्ड्स जिसके आपको मुझे सेंटेंस देने हैं। ठीक है, 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड का दूं पहले? एक वर्ड है डिबंक, अब मुझे इसका एक सेंटेंस देना कमेंट बॉक्स में। दूसरा इल्यूसिडेट, बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसका एक सेंटेंस मुझे आज आप देना कमेंट बॉक्स में। और कोपियस का सेंटेंस देना। ठीक है, तो कोपियस, इल्यूसिडेट एंड फेन, इन 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और फिर अभी हम लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एडिटोरियल। ठीक है, तो अभी एडिटोरियल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का एडिटोरियल आपके लिए। द एडिटोरियल इज रिग्रेसिव मूव ऑन मिनिमाइजिंग नाइट ड्यूटी फॉर वुमेन। आरजी कर रेप केस जो है, कोलकाता का रेप एंड मर्डर केस, उसमें वो केस के बाद अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि विमेन के लिए रात में काम करने का जो समय है उसे कम कर दिया जाए। तो उस पर ये एडिटोरियल है, आप इसे पहले पढ़ लो और उसके बाद हम इसको डिस्कस करें। जस्ट गो थ्रू इट।
पढ़ लिया? चलो गुड। क्या दिया है? रिग्रेसिव मूव। कहाँ है रिग्रेसिव मूव? कौन सा रिग्रेसिव मूव? ऑन मिनिमाइजिंग नाइट ड्यूटी फॉर वीमेन। महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी का समय कम कर देना, ये कोई एक पुरोगामी स्टेप नहीं है, ये एक प्रतिगामी स्टेप है। प्रतिगामी मतलब पीछे ले जाने वाला। रेप और मर्डर का जो केस हुआ है कोलकाता में, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की, और वो गाइडलाइंस के आधार में, और उनमें से एक गाइडलाइन है कि विमेन के लिए रात में जो काम करने का समय है उसे कम कर दिया जाए। पर इसी के लिए, इसलिए ऑथर कह रहे कि ये एक पीछे ले जाने वाला स्टेप है, यानी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, ये स्टेप पीछे ले जाने वाला है। अब क्यों है तो बात करेंगे। द लास्ट थिंग दैट अ रेप एंड मर्डर नीड आर प्लैटिट्यूड्स। अगर रेप और मर्डर की कोई केस होती है तो उसके बाद जो आखिरी चीज चाहिए, आखिरी चीज मतलब जो चीज नहीं चाहिए आपको, वो होती है प्लैटिट्यूड्स। प्लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? प्लैटिट्यूड्स मतलब अननेसेसरी कही जाने वाली जो बातें हैं ना, जिनको सुन सुन के हम बोर हो गए हैं, यानी जो उपदेश लोग देते हैं। ऐसी कोई केस होने के बाद लोगों का काम क्या होता है? उपदेश देना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये होते हैं उपदेश, जो सुन सुन के हम लोग बोर हो गए। ऐसे सेंटेंसेस को प्लैटिट्यूड्स कहा जाता है, ठीक है। एंड तो ये आखिरी चीज है, अब हमें प्लैटिट्यूड्स नहीं चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। एंड अ प्रेडिक्टेबली टायरसम वन is being peddled after the brutal killing of a woman doctor on duty at Kolkata's RG Kar Hospital on 9 अगस्त की ये जो घटना है, उसके बाद एक प्रेडिक्टेबली टायरसम वन, प्रेडिक्टेबली टायरसम मतलब और एक थका देने वाली ऐसी ही बात फिर से कही जा रही है। कौन सी बात कही जा रही है वो आगे दिखेगा। किसके बाद? ब्रूटल किलिंग जो अगस्त 9 को आरजी कर हॉस्पिटल में हुई कोलकाता में। कौन सी बात वो आगे दिखेगा। वन ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉल्स फॉर यानी गाइडलाइंस में कहा गया है कि आप ऐसा ऐसा करो। कॉल्स फॉर मतलब करने के लिए कहा गया है। क्या? मिनिमाइजिंग नाइट ड्यूटी फॉर विमेन। और ये एक ऐसा उपदेश है, ये एक ऐसा सेंटेंस है कि जो प्लैटिट्यूड की तरह है, बराबर है। और ये कंसिस्टेंटली अब क्या हो रहा है? प्रेडिक्टेबली टायरसम है, जिसको सुन सुन के हम थक गए हैं, और वो पेडल किया जा रहा है। पेडल करना मतलब फैलाना, ठीक है, किसी भी चीज को गप की तरह फैलाना, दैट इज कॉल्ड पेडल करना। कौन सी चीज? कि मिनिमाइजिंग नाइट ड्यूटी फॉर वुमेन, नाइट ड्यूटी, विमेन के लिए नाइट ड्यूटी को कम कर देना चाहिए। ऐसी बात बार बार कही जा रही है। हाउ विल दिस डिक्टम, डिक्टम का मतलब आदेश, डिक्टम का मतलब होता है आदेश। हाउ विल दिस डिक्टम, कौन सा डिक्टम? ये डैश डैश के बीच में जो आता है ना, वो इसके बारे में होता है। यहां पे क्या कहा गया उसके बारे में। कौन सा डिक्टम? वेरेवर पॉसिबल नाइट ड्यूटी में बी अवॉइडेड फॉर विमेन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। डिक्टम क्या दिया है, यानी गाइडलाइन में लिखा क्या है? गाइडलाइन में लिखा है कि जहां भी पॉसिबल हो नाइट ड्यूटी अवॉइड की जाए। किसके लिए? विमेन के लिए। जहां तक पॉसिबल हो वहां तक अवॉइड की ही जानी चाहिए, यानी मत दो। पर ये हाउ विल दिस डिक्टम सिक्योर सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। इससे, ये बात करने से कि विमेन को वहां पे काम करने से रोको या मना करो या अवॉइड करो, इससे वर्क प्लेस पे सेफ्टी का इशू कैसे सॉल्व होगा, ये सवाल ऑथर उठा रहे हैं यहां पे। दिस रिग्रेसिव मूव विल ओनली एंड अप रिमूविंग विमेन फ्रॉम द वर्कफोर्स इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग अ स्टॉप टू वायलेंस। ये रिग्रेसिव मूव है। ये मूव रिग्रेसिव क्यों है, यहां पे ऑथर ने एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? इट विल एंड अप रिमूविंग विमेन फ्रॉम द वर्कफोर्स, यानी महिलाओं को रात में काम वहां पे हॉस्पिटल में नहीं कराया जा सकता, तो रिक्रूटमेंट ही नहीं होगी फिर। और इससे क्या होगा? वर्क फोर्स में से विमेन की संख्या कम हो जाएगी, बराबर है। इंश्योरिंग, इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग अ स्टॉप टू वायलेंस। लेकिन वायलेंस इससे कम होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं, ठीक है। विद द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर अर्बन विमेन इन इंडिया एजेस 15 एंड अबव, 15 और 15 से ज्यादा जो एज की महिलाएं हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है, किसका? महिलाओं का,
अर्बन वीमेन का, यानी शहरों में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है 15 और उससे अबव वाला, पेक दैट एन एबिसमल 25.2% इन अप्रैल जून इन 2024 अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज क्वार्टरली बुलेटिन। ठीक है, क्या कहा है यहां पे कि ऑथर ने कहा कि ये जो स्टेप है वो रिग्रेसिव है। क्यों रिग्रेसिव है? क्योंकि क्या, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा इससे, क्योंकि रात में अगर अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए तो क्या होगा, लोग रिक्रूट नहीं करेंगे तो उनको उनकी जॉब्स कम होती जाएगी। दूसरी बात यहाँ करें कि लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है अर्बन वीमेन का, यानी शहरों में रहने वाली जो वीमेन है उनका पार्टिसिपेशन पहले ही बहुत कम है, एबिस्मल है। एबिस्मल का मतलब होता है वेरी लो। एबिस्मल मतलब वेरी लो। कितना है? सिर्फ 25.2%, यानी आधी आबादी का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में क्वार्टर है सिर्फ। महिलाओं की आधी आबादी है, आधी आबादी का पार्टिसिपेशन 1/4 है। ठीक है ना। अप्रैल जून का ये जो डेटा आया है, किसकी तरफ से डेटा आया है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की तरफ से डेटा आया। कौन सा? ये क्वार्टरली बुलेटिन आता है। बुलेटिन मतलब एक क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश होता है जिससे ये डेटा निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड स्टेट मस्ट इंश्योर दैट विमेन employed as healthcare professionals, gig and factory workers, call center staff, auto drivers, hotel duties and journalists are able to work safely anywhere and at any time। है ना। तो ये डेटा से निकल के आया कि सिर्फ 25% वीमेन ऑलरेडी लेबर फोर्स का हिस्सा है। अब उसमें से भी अगर आप ये गाइडलाइंस लागू कर दो कि रात में अब वो काम नहीं करनी चाहिए, उनको अवॉइड करो, तो ये संख्या और कम हो जाएगी। फिर तो वीमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में कैसे बढ़ेगा? इससे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ऑथर क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स, कौन सी? सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने क्या इंश्योर करना चाहिए कि विमेन जो एम्प्लॉयड है, कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड है? हेल्थ केयर में, गिग एंड फैक्ट्री वर्कर्स। गिग वर्कर्स बोले तो ये जो होम डिलीवरी करने जो जाते हैं ना सारे, उन्हें कहते हैं गिग वर्कर्स। ठीक है, होम डिलीवरी और डिलीवरी सर्विस में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं गिग वर्कर्स। कॉल सेंटर का स्टाफ, यहाँ पे भी विमेन बहुत एम्प्लॉयड है, उनकी तो ड्यूटी वहाँ पे नाइट ड्यूटी बहुत बार होती है। ऑटो ड्राइवर्स है, जो रात में खुद का ऑटो लेके कहीं सर्विसेज देने के लिए लोगों को जाती है। होटल की ड्यूटीज में रहने वाला स्टाफ है। जर्नलिस्ट है, जिनको रात में न्यूज़ के लिए जाना पड़ सकता है यहाँ वहाँ, तो उनकी सेफ्टी की अरेंजमेंट इंश्योर कौन करे? सरकार करे, है ना। और वो कहीं भी एनीवेयर एंड एनी टाइम सेफ फील करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द ऑथर फील्स। समझ गए यहाँ तक? चलो, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। रीड द सेकंड पार्ट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस इट।
ठीक, चलो। Reducing their time at work will only lead to women losing jobs and their financial independence, है ना। अगर उन्हें अपने काम से कम कर दिया गया है ना, उनका अगर काम करने का समय को रिड्यूस कर दिया गया, 8 घंटे की ड्यूटी ऐसे दिन में लगाएंगे, नाइट में नहीं लगाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा किया तो क्या होगा, इट विल ओनली लीड वीमेन लूजिंग देयर जॉब्स, तो बहुत सारे वीमेन को अपने जॉब लूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी खत्म हो जाएगा। दी अदर गाइडलाइंस एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड रातिरर साथी, रातिरर साथी नाम का ये एक प्रोग्राम वेस्ट बंगाल की सरकार ने शुरू किया है अभी। रातिरर साथी का मतलब क्या हो, रातिरर इज नाइट और साथी मतलब हेल्पर्स, तो हेल्पर्स एट नाइट नाम का एक प्रोग्राम है, जिसमें क्या किया गया है, इंक्लूड दी कॉल फॉर सेपरेट रेस्ट रूम्स, महिलाओं के लिए सेपरेट रेस्ट रूम्स रखना चाहिए। अब इसकी ये तो पहले ही चाहिए था, अगर उस हॉस्पिटल में रेस्ट रूम सेपरेट होती महिलाओं के लिए तो ये घटना होती ही नहीं, ठीक है। तो ये सेपरेट रेस्ट रूम्स रखना जरूरी है, एंड टॉयलेट्स फॉर वुमेन, सेपरेट रेस्ट रूम एंड सेपरेट टॉयलेट्स फॉर वुमेन, क्रिएटिंग सेफ जोन्स विथ सीसीटीवीज एंड अ स्पेशल मोबाइल फोन ऐप, है ना। यानी सीसीटीवी से सेफ जोन्स होने चाहिए। अब सेमिनार हॉल में अगर वो घटना होती है तो सेमिनार हॉल में सीसीटीवी रहने का यानी रहना ही चाहिए था, वहां नहीं था, मतलब कैसी बात हो सकती है ना। और स्पेशल मोबाइल फोन ऐप, अभी वहां पे ये सारी चीजें शुरू की गई है, रातिरर साथी में अभी ये सारी चीजें शुरू की गई है। मेजर्स विच शुड हैव बीन ऑलरेडी इन प्लेस, ये चीजें ऑलरेडी वहां होनी चाहिए थी। द सुप्रीम कोर्ट टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस, सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब, सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, खुद से, है ना, खुद से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का ध्यान लिया, कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लिया मतलब वहां पे ध्यान देने का सोचा, इंपॉर्टेंस उसका समझा, है ना। बहुत बार नहीं, हमेशा कोर्ट में क्या होता है, जब कोई केस दायर करता है, कोई कंप्लेंट करता है, तो ही उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से एक्शन नहीं ले सकती। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद से एक्शन ली है, तो खुद से जब एक्शन लेती है सुप्रीम कोर्ट तो उसे कहता है सुओ मोटो एक्शन, सुओ मोटो एक्शन, ठीक है। ऑफ द कोलकाता केस, in its hearing on Tuesday announced a national task force to look into the safety of doctors and medical professionals। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया तो उन्होंने कहा कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो ये देखेगी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है और डॉक्टर जो है इनकी सेफ्टी में कहाँ कहाँ कमियां हैं और कहाँ कहाँ ठीक किया जा सकता है। जेंडर वायलेंस शुड बी अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न इन एवरी स्फीयर, नॉट लीस्ट द इनफॉर्मल सेक्टर। जेंडर वायलेंस ये हर सेक्टर में, हर स्फीयर में एक इंपॉर्टेंट चर्चा का मुद्दा होना चाहिए, है ना। नॉट लीस्ट इन इनफॉर्मल सेक्टर वेयर विमेन आर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर, और सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में ही तो सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है। द स्वीपिंग चेंजेस brought into the system after 2012 Delhi rape case, such as harsher laws, stringent punishment, have not been enough. स्वीपिंग चेंजेस लाए गए। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है, स्वीपिंग का मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से, या बहुत सारे, है ना। तो बहुत सारे जो चेंजेस लाए गए थे, कब लाए गए थे, 2012 का जो दिल्ली रेप केस हुआ था, निर्भया वाला जो केस हुआ था, उस केस के बाद बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, जैसे हार्शर लॉज, यानी और लॉ को और टफ बनाया गया, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, पनिशमेंट की लेवल और बढ़ाई गई। स्टिल इट हैज नॉट बीन इनफ, ये इनफ नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है? द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरोज NCRB's एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2022, द लेटेस्ट वन अवेलेबल शोज दैट 4.45 lakh cases of crime against women were registered, which is equivalent to nearly 51 FIRs every year, every hour। कहाँ से पता चल रहा है कि ये जो सारा किया था, कि लॉज को हार्श कर दिया, पनिशमेंट को और कड़क कर दिया, है ना, और स्ट्रिंजेंट कर दिया, स्ट्रिंजेंट मतलब टफ, ठीक है ना, और
सीवियर कर दिया पनिशमेंट को, ये फिर भी इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि 2022 का जो एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है 2022 का, ये डेटा कह रहा है कि अभी भी 4.45 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर हुए 2022 में, सिर्फ 2022 में। इसका मतलब है हर घंटे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस में 51 एफआईआर दर्ज हो रही है। 51 एफआईआर इन 1 आवर, एवरी आवर, नॉट इन 1 आवर, एवरी आवर ऑफ 2022। और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 2023 और 2024 का तो अभी 2023 का ही आंकड़ा हमारे पास अभी तक नहीं है। ठीक, चलो नाउ गो थ्रू दी लास्ट पार्ट क्विकली, देन वी विल डिस्कस इट। ठीक, चलो लास्ट पार्ट, लेट अस डिस्कस दिस। Protocols cannot be just on paper, the Chief Justice of India DY Chandrachud said। है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है इस चीज का, है ना। और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़, उन्होंने क्या कहा है कि प्रोटोकॉल्स कैनॉट बी जस्ट ऑन पेपर। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है जो मसौदा बनाया गया है, नियम, रूल्स। प्रोटोकॉल का एक्चुअली अर्थ होता है शिष्टाचार, पर यहाँ पे शिष्टाचार के मतलब से नहीं, मतलब है रूल्स, नियम जो बनाए गए हैं वो सिर्फ कागजों के लिए नहीं है, उन्हें धरातल पे उतारना होगा, जमीन पे उतारना पड़ेगा। कैनॉट बी जस्ट ऑन पेपर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सेड in 2017 when the court was confirming the death penalty of 4 men। 2012 की जो केस है उसमें 2017 में निर्णय आया था जिसमें डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया था। वो 4 जो रेपिस्ट थे उनकी डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया था, who were accused in 2012 Delhi rape case। Justice R Bhanumati had said that apart from effective implementation of the laws का इम्प्लीमेंटेशन तो जरूरी है ही, पर जस्टिस भानुमति ने और क्या कहा, चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द पब्लिक ऑन जेंडर जस्टिस वुड गो अ लॉन्ग वे टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट विमेन। 2 चीजें बहुत जरूरी है इन्होंने कहा था। पहली चीज कि सोसाइटी के माइंडसेट को ही चेंज करना जरूरी है। दूसरी चीज, अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है सोसाइटी में कि जेंडर जस्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो दोनों चीजें हैं, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, जेंडर के हिसाब से जस्टिस भी उतना ही जरूरी है, ये जस्टिस भानुमति ने कहा था। और अगर ये हुआ तो ही हम क्या कर पाएंगे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कॉम्बैट कर सकेंगे। कैंपेन्स लेड बाय वुमेन आफ्टर द आरजीकर रेप, आरजीकर रेप केस के बाद बहुत सारे महिलाओं के ग्रुप्स ने कैंपेन भी किया। उनमें कौन सा था, रिक्लेम दी नाइट, ये कैंपेन था, है ना, इन कोलकाता एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत भर में सभी जगह हुआ। शुड सर्व एज वेकअप कॉल्स टू दी गवर्नमेंट, सरकार के लिए ये एक नींद से जागने के लिए वेकअप कॉल की तरह होना चाहिए।
एंड सोसाइटी, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी एक वेकअप कॉल है ना, टू डू इट राइट बाय विमेन। सारी चीजें सही करने के लिए ये एक वेकअप कॉल जरूरी है, सरकारों के लिए भी और ऑन अ लार्जर कंटेक्स्ट सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी, सरकार सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है। अगर सोसाइटी सही चाहेगी तो सरकार सही करेगी, अगर सोसाइटी सोई रहेगी सरकारी भी सोई रहेंगी। ठीक, तो ये आज का एडिटोरियल था। अभी इन एडिटोरियल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है विच डेटा शो दैट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर अर्बन विमेन इन इंडिया इज वेरी लो। कौन से डेटा ने ये बताया है कि लेबर फोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन, अर्बन विमेन का, बहुत कम है? आपको डेटा का नाम बताना है, सिंपल डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। व्हाई डज द ऑथर फील दैट डिक्टम ऑफ मिनिमाइजिंग वर्क आवर्स एट नाइट फॉर विमेन इज रिग्रेसिव? ये जो डिक्टम है कोलकाता सरकार का कि विमेन का वर्किंग आवर्स मिनिमाइज करना चाहिए, रिग्रेसिव क्यों है ये आपको बताना है। उसके बाद में सुओ मोटो ये वर्ड दिया है, उसका आपको, सुओ मोटो इज अ फ्रेज एक्चुअली, उसका मोर और लेस सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, नियरली सेम मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर रेफरिंग टू 2012 दिल्ली रेप केस वांट द सोसाइटी टू डू? सोसाइटी ने क्या करने की जरूरत है ऑथर के हिसाब से? 2012 को रेफर करते हुए उन्होंने कुछ तो भी कहा है, वो क्या है आपको बताना है। और फाइनली विच, ये विच है, सॉरी, हाँ विच, which of the following shows that sweeping changes brought into the system after 2012 Delhi rape case such as harsher laws and punishment have not been enough? 2012 के बाद जो चेंजेस किए गए थे वो इनफ नहीं थे, ये इनमें से किस चीज से पता चल रहा है? ठीक है, तो दीज आर दी क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का मैंने कल ही पोस्ट किया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और उस पर भी कमेंट करके बताएं कि वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। लेट अस स्टॉप हियर विद दिस, थैंक यू वेरी मच।